हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीटेट सक्सेस सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। सीटेट सक्सेस सीरीज़ में हम टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में फेजेस ऑफ टीचिंग के कितने चरण होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। हमने देखा था जो शिक्षण है उसमें 3 चरण होते हैं। पहला जो चरण होता है प्री एक्टिव स्टेज होता है, दूसरा इंटरएक्टिव स्टेज होता है और तीसरा पोस्ट एक्टिव स्टेज होती है। ये हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस कर ली है। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। देखिए, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने लर्निंग पर काम किया, अधिगम पर काम किया। उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए, अपनी अपनी थ्योरी दी। उन्हीं में से एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसको हम कहते हैं भूल और प्रयास का सिद्धांत। क्या है? भूल और प्रयास का सिद्धांत, या फिर हम इसे कहें भूल या प्रयत्न का सिद्धांत। भूल और प्रयास का सिद्धांत, इसके बहुत सारे नाम हैं और आपके एग्जाम में इन सभी नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस थ्योरी के सभी नाम आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला नाम है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, भूल और प्रयास का सिद्धांत। फिर इसको कनेक्शनिज्म का सिद्धांत भी कहा जाता है। कनेक्शनिज्म थ्योरी भी इसी का नाम है। SR थ्योरी भी इसी का नाम है। बॉन्ड थ्योरी भी इसी का नाम है और हिट एंड मिस थ्योरी भी इसी का नाम है। देखिए, ट्रायल एंड एरर थ्योरी का मतलब क्या है? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। इसमें जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि बच्चा भूल और प्रयत्न से सीखता है। बार बार बच्चा गलतियां करेगा और उन गलतियों से सीखता है। इसके जो प्रतिपादक थे, इसके जो फादर थे वो कौन थे? E.L. थॉर्नडाइक थे। कौन थे? E.L. थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक साहब ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी। पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी है वो किसने दी है? वो E.L. थॉर्नडाइक ने दी है। या आपसे पूछ ले SR थ्योरी किसने दी है? वो भी E.L. थॉर्नडाइक ने ही दी है। बॉन्ड थ्योरी भी इन्होंने दी है और हिट एंड मिस थ्योरी भी इन्होंने दी है, क्योंकि एक ही थ्योरी की ये डिफरेंट नाम हैं। सबसे ज़्यादा जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो यहाँ होते हैं SR थ्योरी। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है, या फिर आपसे पूछेगा E.L. थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है उसका दूसरा नाम क्या है। आपसे बोलेगा उसको SR थ्योरी कहते हैं, या उसे RS थ्योरी कहते हैं, या उसे SS थ्योरी कहते हैं, या उसे RR थ्योरी कहते हैं। और इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आपको बता दूं, ये जो थ्योरी है वो क्या है? SR थ्योरी है। SR थ्योरी का मतलब क्या है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी इसका नाम क्यों पड़ा? थॉर्नडाइक ने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने अपना एक प्रयोग किया और वो किस पर किया था? भूखी बिल्ली पर किया था। एक कैट पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया? एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में बंद कर दिया। एक पिंजरा लिया और उस पिंजरे में उन्होंने भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। फिर वो जो पिंजरा था उसके अंदर एक लीवर था। जैसे ही बिल्ली उस लीवर को प्रेस करेगी, जैसे ही बिल्ली के सामने वो लीवर प्रेस होगा तो उसके सामने क्या आ जाएगी? मछली आ जाएगी। तो जो फिश है उसको पाने के लिए जो बिल्ली है वो क्या करेगी? प्रयत्न करेगी। बिल्ली के सामने उद्दीपक रखा गया। बिल्ली के सामने क्या रखा गया? स्टिमुलस रखा गया, उद्दीपक रखा गया। उस पर बिल्ली ने क्या की? अनुक्रिया की। बिल्ली उस मछली तक पहुंचने के लिए बार बार हाथ पैर चला रही है, इधर उधर उछल कूद कर रही है। जब उसे स्टिमुलस दिखा, जब उसे उद्दीपक दिखा तो क्या किया? उसने अनुक्रिया की, उसने रिस्पॉन्स किया। इसलिए इस थ्योरी को नाम क्या दिया गया है? SR थ्योरी दिया गया है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी इसका नाम दिया गया है। इसको बॉन्ड थ्योरी भी नाम दिया गया है। बॉन्ड थ्योरी क्यों कहा गया? क्योंकि ये उद्दीपक और रिस्पॉन्स, जो आपका उद्दीपक और अनुक्रिया है उस पर बॉन्ड की बात करता है, उसमें संबंध की बात करता है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स की, बॉन्ड की बात किसने की थी? थॉर्नडाइक ने की थी। इसलिए इनको, इस थ्योरी को बॉन्ड थ्योरी भी कहा गया है। इसको हिट एंड मिस थ्योरी भी कहा गया है। ये सभी नाम आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, E.L. थॉर्नडाइक को एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कहा गया है। क्या कहा गया है? एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कहा गया है, के जनक कहा गया है, या फिर
के फादर कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ईएल थॉर्नडाइक ही पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने साइकोलॉजी मनोविज्ञान का जो प्रयोग है वो शिक्षा के क्षेत्र में किया। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का पहली बार प्रयोग करने वाले साइकोलॉजिस्ट कौन थे? ईएल थॉर्नडाइक थे। इसीलिए इनको एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कहा जाता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी के जनक कहा जाता है। तो आप ये याद रखिएगा, एक तो इस थ्योरी के हर एक नाम आपको ध्यान रखने हैं, और दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर किनको कहा गया है? ईएल थॉर्नडाइक को कहा गया है। ईएल थॉर्नडाइक ने अपनी ये थ्योरी है वो 1913 में दी थी। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। डेट आपसे नहीं पूछेगा, आपसे नाम पूछेगा, डायरेक्ट आपसे नाम से क्वेश्चन आएगा, या फिर आपसे पूछ सकता है एजुकेशनल साइकोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जो इनकी थ्योरी है वो किस पर बेस्ड है। इनकी थ्योरी बेस्ड है, जो सोल ऑफ दिस थ्योरी है, इस सिद्धांत की जो आत्मा है वो क्या है? रिपीटेशन है। क्या है? रिपीटेशन है। रिपीटेशन मतलब बार बार उसी काम को करना। ईएल थॉर्नडाइक कहते हैं कि जब कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान एक काम को बार बार करता है, प्रैक्टिस करता है, तो वो अपनी ही गलतियों से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसी मेथड को इन्होंने हिट एंड ट्रायल मेथड कहा है। जो हिट एंड ट्रायल मेथड है, जो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत है, वो मनुष्य कैसे सीख रहा है? अपने एक्सपीरियंस से सीख रहा है, अपने अनुभव से सीखता है और प्रैक्टिस से सीखता है, मतलब अभ्यास से सीखता है। ईएल थॉर्नडाइक अपनी थ्योरी में कहते हैं कि बच्चा जब गलती करेगा तो कुछ एक्सपीरियंस होंगे, उसे कुछ अनुभव होंगे, और जो अभ्यास वो कर रहा है, बार बार जब वो रिपीटेशन कर रहा है, उसके कारण बच्चे की लर्निंग हो रही है। इसीलिए इस थ्योरी को क्या कहा गया है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहा गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इस थ्योरी से बनता है वो है लॉज ऑफ लर्निंग। जो ईएल थॉर्नडाइक थे उन्होंने लर्निंग के कुछ लॉज दिए हैं। उन्होंने लर्निंग के दो टाइप के लॉज दिए हैं। कौन कौन से? एक तो प्राइमरी लॉज और दूसरे सेकेंडरी लॉज। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो प्राइमरी लॉज से ही बनता है। सेकेंडरी लॉज हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए पहले हम प्राइमरी लॉज ही डिस्कस करेंगे। प्राइमरी लॉज में पहला हमारा लॉ आता है लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ रेडीनेस को हम कहते हैं तत्परता का सिद्धांत। क्या कहते हैं? तत्परता का सिद्धांत। तत्परता का सिद्धांत का मतलब क्या है? पहले बच्चे को सीखने के लिए तत्पर होना पड़ेगा, पहले बच्चे को सीखने के लिए तैयार करना पड़ेगा। जब तक बच्चा सीखने को तैयार नहीं होगा, कोई भी लर्निंग वहाँ पर नहीं होगी। अब बच्चे के तैयार होने का मतलब क्या है? बच्चा है वो फिजिकल रूप से भी तैयार होना चाहिए, मतलब बच्चा शारीरिक रूप से भी तैयार होना चाहिए। उसके अलावा बच्चा मानसिक रूप से भी तैयार होना चाहिए, मतलब बच्चा संज्ञानात्मक रूप से भी तैयार होना चाहिए। फिर उसके बाद बच्चा सामाजिक रूप से भी तैयार होना चाहिए, मतलब सोशल जो उसका ग्रुप है वो भी होना चाहिए। फिर उसके बाद बच्चा भावनात्मक या संवेगात्मक रूप से भी तैयार होना चाहिए। मतलब बच्चे का हर तरह के एस्पेक्ट में बच्चे की जो तत्परता है उसका होना अनिवार्य है लर्निंग होने के लिए। देखिए, शारीरिक तत्परता की हम बात करें, बच्चा फिजिकल रूप से तैयार होने का मतलब क्या है? पहली बात तो बच्चे का शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए बच्चे को बुखार है या बच्चे को बहुत ज़्यादा सरदर्द हो रहा है, तो क्या बच्चा लर्निंग कर पाएगा? क्या बच्चा सीख पाएगा? बच्चा बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा। सीखने के लिए बच्चे का शारीरिक रूप से तैयार होना जरूरी है। दूसरा, बच्चे का संज्ञानात्मक रूप से तैयार होना जरूरी है। आप बच्चे को फिजिकल रूप से बच्चा फिट है, फिजिकली आप बच्चे को क्लासरूम में लेकर आ गए और आपने बिठा दिया तो भी आप लर्निंग नहीं कर सकते हैं। आप सिर्फ टीचिंग कर सकते हैं, आप शिक्षण कर सकते हैं, लेकिन आप अधिगम नहीं करवा सकते हैं। उसके लिए बच्चे का मेंटली भी वहाँ पर प्रेजेंट होना जरूरी है। दूसरा, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास उतना हो गया हो कि वो उन चीज़ों को समझ पाए। आप एक 2nd क्लास के बच्चे को 10th क्लास का सिलेबस नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि बच्चा संज्ञानात्मक रूप से तैयार नहीं है। बच्चा संज्ञानात्मक रूप से जब तैयार होगा तभी आप उसे कुछ सिखा सकते हैं। हमारी जो बुक्स हैं, जो हमारी ग्रेड के अनुसार, क्लास के अकॉर्डिंग जो सिलेबस तैयार किया जाता है, वो बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखकर ही डिज़ाइन किया जाता है। इसीलिए बच्चे का संज्ञानात्मक रूप से तैयार होना भी जरूरी है। उसके अलावा बच्चे का सामाजिक रूप से तैयार होना जरूरी है, मतलब बच्चे को सामाजिक रूप से भी तैयार होना जरूरी है। देखिए, जो मनुष्य है
वो एक सामाजिक प्राणी है, मतलब वो एक सोशल एनिमल है, वो एक समाज में रहता है, एक सोसाइटी में रहता है, वो किसी वैक्यूम में नहीं रह सकता है। उसको सीखने के लिए एक ग्रुप चाहिए होता है, एक अपने आसपास एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, मतलब बच्चे की एक सामाजिक ग्रुप भी होना चाहिए। जैसे लेव वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा अपने समाज से सीखता है, अपनी सोसाइटी से सीखता है, और जब तक कोई समाज या सोसाइटी नहीं होगा, बच्चा सामाजिक रूप से तैयार नहीं होगा, तब तक भी आप बच्चे की लर्निंग नहीं करवा सकते हैं। उसी तरह से बच्चे का भावनात्मक रूप से तैयार होना जरूरी है, मतलब बच्चे की इमोशनल स्टेबिलिटी होना जरूरी है। मान लीजिए बच्चा स्कूल में आया है, वो किसी कारण बहुत डरा हुआ है, या उसके घर में कोई ऐसी घटना घट गई है, किसी की मृत्यु हो गई है, या मम्मा पापा का झगड़ा हो रहा है, तो बच्चा है वो क्लासरूम में नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि वो इमोशनल स्टेबल नहीं है। जब तक बच्चा इमोशनल स्टेबल नहीं होगा, आप बच्चे को लर्निंग नहीं करवा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तत्परता का सिद्धांत कहता है कि बच्चे को सिखाने के लिए सबसे पहले बच्चे को तैयार होना जरूरी है, बच्चे को मोटिवेटेड होना जरूरी है, बच्चे को मोटिवेटेड होना जरूरी है, बच्चे को अभिप्रेरित होना जरूरी है। जब तक बच्चे में मोटिवेशन नहीं होगी सीखने की, तब तक बच्चा लर्निंग नहीं करेगा। और मोटिवेशन है वो कहाँ से आती है? मोटिवेशन है वो आती है नीड से, मोटिवेशन आती है आवश्यकता से। जब तक बच्चे में आवश्यकता नहीं होगी, पहले आप बच्चे को उस चीज़ की आवश्यकता फील करवाइए। जैसे सोशल मीडिया पर जो एड्स आती हैं, वो पहले हमें आवश्यकता फील करवाते हैं, हमें दिखाते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, फिर वो उसको प्रमोट करते हैं और हम उस चीज़ को खरीद लेते हैं। वो किसके कारण? क्योंकि हमें नीड फील कराई गई। तो पहले बच्चे को आप आवश्यकता फील कराएंगे, नीड फील करवाएंगे, तब बच्चा मोटिवेट होगा और तभी बच्चे में तत्परता आएगी, तभी बच्चा सीखने के लिए तैयार होगा। तो पहला सिद्धांत है तत्परता का सिद्धांत, कि बच्चे को सीखने के लिए तत्पर होना जरूरी है, बच्चे की रेडीनेस है वो जरूरी है। अगर बच्चा रेडी नहीं होगा तो आप किसी भी हालत में अधिगम नहीं करवा सकते हैं, आप लर्निंग नहीं करवा सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरे सिद्धांत की हम बात करें, वो है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। दूसरा क्या है? अभ्यास का नियम। क्या है? अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम कहता है कि बच्चे जितना ज़्यादा अभ्यास करेगा उतनी ही लर्निंग बेहतर होगी। देखिए, जो अभ्यास का नियम है, जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, इसके अगेन 2 सब पार्ट होते हैं। और यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज, लॉ ऑफ डिसयूज हैं, ये किससे रिलेटेड हैं? तो लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज हैं, ये लॉ ऑफ एक्सरसाइज से रिलेटेड है, अभ्यास के नियम से रिलेटेड है। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं? ये कहते हैं कि जब बच्चा बार बार एक चीज़ की प्रैक्टिस करता है तो वो उसकी दिमाग में टिकता है, वो उसकी जो मेमोरी है उसमें बना रहता है। और अगर बच्चा उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो दिमाग में नहीं टकेगा, वो उसे भूल जाएगा। इसका मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए आप 9th क्लास में थे और 9th क्लास में आपकी SST बहुत अच्छी थी, 9th में आपने SST में फुल बाय फुल मार्क्स लिए, लेकिन आप 11th क्लास में आए तो आपने साइंस स्ट्रीम चुन लिया, आपका SST है वो सब्जेक्ट छूट गया। SST आपका छूटने के बाद आपकी SST की प्रैक्टिस नहीं रही, और 2-4 सालों बाद जब आपसे SST का कोई एक सिंपल क्वेश्चन पूछेगा तो भी आप नहीं कर पाएंगे। उसके पीछे रीज़न क्या है? कि आपके अभ्यास छूट गया है, आपका प्रैक्टिस छूट गया है, वो लॉ ऑफ डिसयूज में चला गया है, वो थिंग कहाँ चली गई है? डिसयूज में चली गई है, आप उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और जिन चीज़ों को आप बार बार यूज कर रहे हैं, बार बार जिन चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपकी दिमाग में रहती हैं, वो आपको याद रहती हैं, आप उनको भूलते नहीं हैं। जिन चीज़ों की आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आप अनकॉन्शियसली भी कर लेते हैं, आप अचेतन मन में भी कर लेते हैं, उसके लिए आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने एक बार बाइक चलाना सीख लिया है, अब बाइक चलाने की आपको प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपका दिमाग, आप बाइक चला रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और ही है, कुछ और ही सीख रहे हैं, और लेकिन फिर भी भीड़ आ गई है, कब ब्रेक लगाना है, कब गियर चेंज करना है, कब रेस देनी है, ये सब चीज़ें आपका माइंड है अनकॉन्शियसली ही करता रहता है, अचेतन रूप से ही करता रहता है। वो किसके कारण हुआ? वो लॉ ऑफ यूज के कारण हुआ, कि बार बार वो चीज़ें आपके प्रैक्टिस में हैं तो आपको उसकी हैबिट हो गई है। मतलब यहाँ पर क्या हो गई है? हैबिट फॉर्मेशन हो गई है। क्या हो गई है? हैबिट फॉर्मेशन हो गई है, आदत का निर्माण हो गया है। जितने भी व्यवहारवादी हैं, जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं, व्यवहारवादी हैं, वो सब हैबिट फॉर्मेशन की बात करते हैं, आदत के निर्माण की बात करते हैं, कि एक बार बच्चे को आप आदत डलवा दीजिए, फिर उसके बाद वो लर्निंग खुद ब खुद कर लेगा। तो ये है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ
एक्सरसाइज। फिर उसके बाद जो हमारा तीसरा सिद्धांत आता है जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है प्रभाव का नियम। जैसा आप कोई भी काम करते हैं तो वो किस तरह का प्रभाव आप पर छोड़ रहा है, उस पर जो लर्निंग है, वो अधिगम है, वो डिपेंड करता है। तीसरा क्या है हमारा, प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम, देखिए प्रभाव का नियम क्या है, मान लीजिए आप कोई भी एक काम कर रहे हैं, अगर आपने कोई भी एक काम किया, उसको लेकर आपको रिवॉर्ड मिला, आपको पुरस्कार मिला, आपको प्रशंसा मिली, आपको शाबाशी मिली, आपको कोई भी रुपए पैसा मिला, तो आप उस काम को दोबारा करेंगे, क्योंकि आपको क्या मिला है, पुनर्बलन मिला है। यहाँ पर क्या मिला है आपको, पुनर्बलन मिला है, आपको रीइंफोर्समेंट मिला है। क्या मिला है, रीइंफोर्समेंट मिला है। जब आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा तो आप पर जो प्रभाव पड़ा वो कैसा पड़ा, आप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो जब आप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो आप उस काम को रिपीट करेंगे। मान लीजिए एक छोटा बच्चा होता है, वो अपना होमवर्क कर रहा है और अगर आपने उसको शाबाशी दे दी तो वो दोबारा से उसी तरह से अच्छा काम करने की कोशिश करेगा। ये क्या है, पुनर्बलन मिला, बच्चे को क्या मिला, उसको रीइंफोर्समेंट मिला, तो ये सकारात्मक प्रभाव पड़ा उस पर। लेकिन अगर आपने बच्चे को दे दी क्या, सजा, आपने बच्चे को दे दी पनिशमेंट, बच्चा कोई भी काम कर रहा है तो आपने उसके बदले उसे सजा दे दी, उसको पनिशमेंट दे दिया, तो दोबारा वो उस काम को रिपीट नहीं करेगा। क्योंकि उसको प्रभाव कैसा पड़ा है, नकारात्मक प्रभाव उस पर पड़ा है। जब उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो वो उस काम को रिपीट नहीं करेगा। जब बच्चे पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, जब उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो वो उस काम को रिपीट करेगा। लेकिन अगर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, अगर पनिशमेंट उसे मिल गई, तो वो उस काम को रिपीट नहीं करेगा। ये है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट, ये है आपका प्रभाव का नियम। प्रभाव के नियम में रिवॉर्ड और पनिशमेंट है, ये इम्पोर्टेंट होती है। पुनर्बलन और सजा है, वो इम्पोर्टेंट होती है। एक बात आप और सीख लीजिए, जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसमें पुनर्बलन और जो आपकी सजा है, पुनर्बलन और सजा का पहली बार यूज करने वाले साइकोलॉजिस्ट भी कौन थे, E.L. थॉर्नडाइक ही थे। E.L. थॉर्नडाइक ने ही शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार पुरस्कार और सजा शब्द का यूज किया था। लेकिन हम पढ़ते हैं पुनर्बलन को, जब भी हम पढ़ते हैं स्कीनर के साथ पढ़ते हैं। स्कीनर ने E.L. थॉर्नडाइक के काम को ही आगे बढ़ाया था, उनका अपना ओरिजिनल काम नहीं था। E.L. थॉर्नडाइक ने ओरिजिनली सबसे पहले पुरस्कार और दंड की बात की थी। ये थे आपके 3 प्राइमरी लॉज जो E.L. थॉर्नडाइक ने दिए थे। ये तीनों लॉज हैं, ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आपको जरूर से याद रखने हैं। 3 लॉज हैं, तीनों लॉज के नाम याद रखना है। यहाँ से आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, तीनों ये ठीक दे देगा और एक गलत दे देगा और फिर पूछेगा कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आपको ये तीनों लॉ हैं, ये याद रखने हैं। नेम से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ज़्यादा डीप में जाएगा तो आपसे ये पूछ लेगा लॉ ऑफ यूज और लॉ ऑफ डिसयूज है, ये कौन से नियम से संबंधित है, ये अभ्यास के नियम से संबंधित है। या आपसे पूछ लेगा जो पुनर्बलन और जो आपका ये सजा है, ये कौन से नियम से रिलेटेड है, तो ये आपके लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव के नियम से रिलेटेड है। ये 3 लॉ हैं जो प्राइमरी लॉज थे, जो E.L. थॉर्नडाइक की थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक बात, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अलग अलग नाम, ट्रायल एंड एरर थ्योरी को कनेक्शनिज्म थ्योरी भी कहा जाता है, SR थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाता है, बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है, हिट एंड मिस थ्योरी भी कहा जाता है। ये आपको सभी नाम ध्यान रखने हैं। जो E.L. थॉर्नडाइक है, इनको एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कहा गया है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कहा गया है। इनकी जो थ्योरी है उसका मूल बेस क्या है, रिपीटेशन है। बार बार आप बच्चे को प्रैक्टिस करवाइए, रिपीट करवाइए, तो बच्चा लर्निंग खुद ब खुद कर लेगा। फिर उसके बाद उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने ये भी बताया कि जब बिल्ली है, उन्होंने क्या किया था, बिल्ली को एक पिंजरे में रखा था और यहाँ पर एक लीवर लगा रखा था और यहाँ पर ये गेट था और यहाँ पर उसने क्या कर रखा था, फिश है, जो मछली है, उसको यहाँ पर लटका रखा था। यहाँ पर बिल्ली है, बिल्ली बार बार इधर उधर दौड़ लगा रही थी क्योंकि उसे भूख लगी थी, तो वो दौड़ रही थी भूख के कारण, वो इस फिश तक पहुंचना चाहती थी। एक बार क्या हुआ, जब उसका पंजा इस पर लगा तो क्या हुआ, लीवर प्रेस हो गया। लीवर प्रेस हुआ तो ये गेट खुल गया और बिल्ली ने आकर फिश को खा लिया।
फिर उसके बाद क्या हुआ, मान लीजिए जब उसने फर्स्ट अटैम्प्ट किया था तो उसको टाइम लगा था 10 मिनट। जब वो दूसरा अटैम्प्ट करेगी, सेकंड अटैम्प्ट करेगी, तो उसमें लगे उसे 8 मिनट, थर्ड में उसे लगेंगे लगभग 6 मिनट, फिर फोर्थ में उसे लगे मान लो 4 मिनट, और फिफ्थ में उसे लगे 2 मिनट, और सिक्स्थ टाइम उसने क्या किया, सीधा आई वो लीवर को प्रेस किया और वो गेट खुला और सीधा उसने जाके फिश को खा लिया। इसका मतलब क्या है, ये कहना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा उसने प्रैक्टिस किया तो जो टाइम लग रहा था वो कम होता गया। सबसे पहले उसे सबसे ज़्यादा टाइम लगा था, लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रैक्टिस हो रही थी उसको कम टाइम लग रहा था। जैसे आप मैथ की एक प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं तो आपको पहली बार उस टाइप की प्रॉब्लम सोल्व करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आप जब 5-7 क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका जो टाइम आप लगा रहे हैं वो कम कम होता हुआ जाएगा, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और डायरेक्ट उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। वो किसके कारण हुआ, बार बार रिपीटेशन के कारण हुआ, बार बार अभ्यास के कारण हुआ। जितनी चीज़ें आप रिपीट करेंगे, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, लर्निंग है वो उतना ही जल्दी होने लगेगी, टाइम जो लग रहा था वो कम होने लगेगा। ये इन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था। ये हैबिट फॉर्मेशन की बात करते हैं, आदत निर्माण की बात करते हैं। होपफुली आपको ईएल थॉर्नडाइक की थ्योरी है ये क्लियर हो गई होगी। यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है तो आपका कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। होपफुली आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करने की मन भी करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से। थैंक यू वेरी मच।